तीन लोग खुशी खुशी एक कार से गुरुग्राम से बरेली जा रहे थे। खुश इसलिए थे क्योंकि इन्हें जाना था एक शादी में शामिल होने के लिए। एक जगह पर इनकी गाड़ी एक फ्लाईओवर पर चढ़ गई, पर अचानक से इनकी गाड़ी 50 फीट नीचे रामगंगा नदी में गिर गई क्योंकि फ्लाईओवर अधूरा था। इस एक्सीडेंट के बारे में पता चला जब अगली सुबह स्थानीय लोगों ने कार पलटी हुई देखी। पुलिस को तुरंत बुलाया गया और जांच शुरू हुई। इस घटना ने निसंदेह इस बात पर सवाल खड़े कर दिए कि आखिर अधूरे पुल पर कोई साइन बोर्ड या बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाई गई थी। लेकिन इस घटना ने एक और समस्या को भी हाईलाइट किया है, और यह समस्या है गूगल मैप्स का खराब नेविगेशन। कहा जा रहा है कि जीपीएस और नेविगेशन पर आंख बंद करके भरोसा करने के कारण इनकी गाड़ी अनजाने में एक अधूरे फ्लाईओवर पर चढ़ गई थी और हादसा हो गया। कार से गोवा जाने का प्लान बनाया। यह 6-7 लोगों का परिवार था। फिर क्या था, कार उठाई और लगा लिया गूगल मैप्स। खानपुर शहर से गुजरने के बाद गूगल मैप्स ने उन्हें शिरोडागा और हेमडागा गांवों के बीच का रास्ता दिखाया। कार इस रास्ते को फॉलो करती गई और भीमगढ़ वन्य जीव क्षेत्र के घने और खतरनाक जंगल में 7 किलोमीटर अंदर चली गई। लोगों को ये नहीं पता था, लेकिन कुछ रात पहले ही इस जंगल में एक भालू ने एक किसान का पैर ही काट लिया था। सुबह हुई, कार 3 किलोमीटर पीछे आई और संयोग से मोबाइल नेटवर्क कवरेज फिर से मिल गया। गूगल मैप किसी नदी के किनारे खड़ा कर देता है या कभी ऐसी जगह ला देता है जहां आगे रास्ता ही नहीं है। ऐसा ही किस्सा केरल के कासरगोड का था, जहां गूगल मैप्स को फॉलो करते हुए 2 लोग अपनी कार उफनती हुई नदी में उतार दिए थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गूगल मैप हमेशा ही रास्ता गलत बताता है। गूगल मैप न हो तो उबर, ओला जैसी टैक्सी चलाने वालों का बिजनेस ठप हो जाए। गूगल मैप ने करोड़ों लोगों की मदद भी की है और करता आ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या गूगल मैप पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? ये समझेंगे कि गूगल मैप और जीपीएस आखिर काम कैसे करता है। क्या गूगल मैप जीपीएस का इस्तेमाल करता है? तारों का इस्तेमाल करके अपना रास्ता खोजते थे। यहां तक कि आज भी नाविक इमरजेंसी में बैकअप के तौर पर तारों का ही इस्तेमाल करते हैं। तारों के जरिए नेविगेट करने के लिए हमें बस एक ऐसे तारे को ढूंढना होता है जो उस जगह के ठीक ऊपर हो जहां हम जाना चाहते हैं। जैसे नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर स्थित पोलारिस या ध्रुव तारे को खोजकर उत्तर दिशा का पता लगाया जा सकता है। और ध्रुव तारे को खोजने का सबसे आसान तरीका है सप्तऋषि तारामंडल को खोजना। आपने बचपन में सप्तऋषि तारामंडल के बारे में पढ़ा होगा या खुद देखा भी होगा। इसे बिग डिपर, प्लो या सॉसपैन भी कहते हैं। बिग डिपर के 4 तारों में से 2 पॉइंटर कहलाते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ध्रुव तारा हमेशा इन 2 पॉइंटर्स के बीच की दूरी से 5 गुना दूर होगा। इसलिए होता है क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी की रोटेशनल एक्सिस से ऊपर होता है। इसलिए यह रात भर और पूरे साल आसमान में लगभग एक ही जगह पर रहता है। इसके अलावा बिग डिपर ध्रुव तारे के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसलिए ध्रुव तारे के साथ इसका रिश्ता कभी नहीं बदलता और यह हमेशा भरोसेमंद तरीके से ध्रुव तारे की ओर इशारा करता है। इसी प्रकार कैसियोपिया नक्षत्र की मदद से भी आप ध्रुव तारे को खोज सकते हैं। ऐसे ही ओरियन बेल्ट भी नेविगेशन में मदद करती है। इस बेल्ट में 3 चमकीले तारे होते हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग एक रेखा में चलते हैं। यह पूर्व के बहुत करीब उगते हैं और पश्चिम के बहुत करीब अस्त होते हैं। दक्षिणी क्रॉस है। इस तारामंडल से आप ये पता लगा सकते हैं कि दक्षिण दिशा कौन सी है। तारों और आज से लगभग 77 साल पहले सिर्फ 58 सेंटीमीटर डायमीटर और 83.6 किलोग्राम भारी एक ऑब्जेक्ट ने हमारी पूरी दुनिया को बदल दिया। यह एक सैटेलाइट थी जिसने हमेशा हमेशा के लिए इंसानी सोच को बदल दिया। जब सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया। स्पुतनिक को कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था, जो उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था, और अमेरिका और सोवियत के बीच एक स्पेस रेस को हरी झंडी दिखा दी। यह ऑर्गेनाइजेशन और कोई नहीं बल्कि नासा थी। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्पुतनिक की लॉन्चिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने 29 जुलाई 1958 को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट 1958 पर हस्ताक्षर किए। इस एक्ट को आमतौर पर स्पेस एक्ट कहा जाता है और इस बड़े कदम के बाद 1 अक्टूबर 1958 को नासा की शुरुआत हुई। ये महाशय थे जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी विभाग के फिजिसिस्ट विलियम गुएर और जॉर्ज विफेनबैक। इन्होंने एक क्रांतिकारी खोज की। स्पुतनिक 1 के रेडियो सिग्नल की स्टडी के दौरान इन दोनों ने खोज निकाला कि डॉपलर इफेक्ट के कारण यह पता लग सकता है कि उपग्रह अपनी कक्षा में कहां पर है। जब किसी साउंड सोर्स और रिसीवर के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो रिसीवर को सुनाई देने वाली साउंड फ्रीक्वेंसी में बदलाव हो जाता है। इसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं।
यहां तक कि अगर कोल्ड वॉर न हुआ होता तो शायद आज जीपीएस भी नहीं होता। मरीन से चलने वाली मिसाइल बना रहा था तो कोई आईसीबीएम डेवलप कर रहा था। जैसे 1960 में अमेरिकी वायुसेना ने एक मोज़ैक नामक रेडियो नेविगेशन सिस्टम बनाने का प्रस्ताव रखा जिससे आईसीबीएम पर सटीक कंट्रोल किया जा सके। 21B शुरू किया गया। ऐसे ही 60 के दशक में अमेरिकी नौसेना पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली पोलारिस मिसाइल विकसित कर रही थी। इसकी तकनीक में यह जानना जरूरी था कि पानी की गहराई में पनडुब्बी की लोकेशन कहां है ताकि उसको अच्छी तरह से गाइड किया जा सके। इस जरूरत के चलते अमेरिका ने लॉन्च कर दी दुनिया की पहली नेविगेशन सैटेलाइट ट्रांजिट 1B। ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च हुआ और यह नेविगेशन सिस्टम लगभग हर घंटे नेविगेशनल डेटा देता था। नौसेना ने टाइमेशन सैटेलाइट डेवलप किया। आसान भाषा में इसका ग्राउंड बेस्ड ओमेगा नेविगेशन सिस्टम बनाया गया। यह दुनिया भर में पहला रेडियो नेविगेशन सिस्टम बन गया। नौसेना का ट्रांजिट सिस्टम वायुसेना ऑपरेशन के लिए बहुत धीमा था कि अगर 621B ट्रांजिट, टिमेशन और सेकॉर सिस्टम की सभी टॉप नॉच तकनीकों को अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा। इसी समय 1973 में पेंटागन में सैन्य अधिकारियों की एक बैठक में एक डिफेंस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम DNSS को बनाने की बात उठी। तभी पहले की इन सभी तकनीकों को मिलाया गया और मिलाकर एक नया इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया गया और नाम रखा गया नेवेस्टार, जिसको हम आज कहते हैं जीपीएस। जीपीएस अमेरिका का है और इसे अमेरिकी रक्षा विभाग ऑपरेट करता है। इसीलिए कई देशों ने अपने अपने पोजिशनिंग सिस्टम बनाए हुए हैं, जैसे रूस का ग्लोनास, यूरोपीय संघ का गैलीलियो, चीन का बेइदाऊ, जापान का QZSS और भारत का नावे। पोजिशनिंग सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं: सैटेलाइट, ग्राउंड स्टेशन और रिसीवर। 20,000 किलोमीटर से ज्यादा ऊपर परिक्रमा करते हैं। ये सैटेलाइट तारामंडल में तारों की तरह काम करते हैं और हम जानते हैं कि किसी भी समय सैटेलाइट कहां पर है। एक रिसीवर जो कि आपके फोन में होता है या कार में होता है, लगातार इन सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करता है। रिसीवर यह पता लगाता है कि वो सैटेलाइट से कितनी दूरी पर है। एक बार जब रिसीवर 4 या उससे ज्यादा उपग्रहों से अपनी दूरी को कैलकुलेट कर ले। आपको बता दें कि अमेरिका का जीपीएस 30 से ज्यादा सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है। वहीं भारत के नाविक सिस्टम को पहले IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जाना जाता था। ये गूगल मैप आपके फोन के ही जीपीएस की हेल्प लेता है। गूगल मैप में आप पूरी दुनिया को स्ट्रीट व्यू में देख सकते हैं या सैटेलाइट मोड में देख सकते हैं। कहीं पर भी जाना हो गूगल डायरेक्शन देता है, ट्रैफिक बताता है। आपको होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप की जानकारी लेनी हो, गूगल मैप हाजिर है। गूगल मैप्स पूरी दुनिया का मैप बनाने के लिए सैटेलाइट इमेजेस का यूज करता है, रोड मैप का यूज करता है। इसके लिए कैमरा लगे हेलीकॉप्टर्स और कारों से ये दुनिया भर में सर्वे करता है। डेटा का यूज किया जाता है। आगे बढ़ने की स्पीड क्या है, इसी डेटा के आधार पर गूगल मैप लाल नीला रंग शो करता है और ये बताता है कि किसी सड़क पर ट्रैफिक जाम है या नहीं और आप अपनी मंजिल कब तक पहुंच जाएंगे। जैसे डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम और A स्टार सर्च एल्गोरिदम। स्ट्रीट व्यू इमेजेस और यूजर डेटा सहित डिफरेंट सोर्सेज से डेटा का एनालिसिस करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है। देखिए 99.9999% से भी ज्यादा चांस है कि गूगल मैप आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। गूगल आपका दुश्मन थोड़े ही है, लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशन में रास्ते को लेकर गलत जानकारी आपको मिल सकती है। लगता है कि सड़क या पुल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हुआ हो या कहीं सड़क ही धंस गई हो। विकासशील देशों में लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, इसलिए हो सकता है कि अगर कोई नई सड़क बनाई गई है जो गूगल मैप पर अपडेटेड नहीं है तो ये गलत जानकारी दे सकता है। हो सकता है कि कहीं एक्सीडेंट हो गया हो तो यह ट्रैफिक की सही स्थिति नहीं बता पाएगा। बारिश, बर्फबारी या मौसम खराब होने पर कई बार रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर कोई सड़क या पुल अंडर कंस्ट्रक्शन है तो प्रशासन या रिलेटेड एजेंसी के द्वारा एंट्री पॉइंट पर बड़े बड़े अक्षरों में सावधान कंस्ट्रक्शन चल रहा है या डाइवर्जन वाला डिस्प्ले बोर्ड क्यों नहीं लगाया जाता। गिरी से गिरी हालत में कम से कम लाल पट्टी या रिबन या लाल झंडा या बैरिकेड कुछ भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा प्रशासन की भी तरफ से यह तय किया जाना चाहिए कि गूगल को ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की जानकारी रेगुलर इंटरवल में प्रोवाइड होती रहे, ताकि अगर किसी कारण से गूगल की सैटेलाइट इमेजेस अपडेटेड न भी हों तो भी गूगल को ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की जानकारी मिले और इनके ऐप में अपडेशन हो जाए।